ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा भाजपा को ही जाएगा। अखिलेश यादव को वहीं पर कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा मिल सकता है जहां पर इनका प्रत्याशी होगा, जीतता दिखेगा। त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था तो भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ा था, लेकिन दूसरी प्राथमिकता पे नंबर 2 में सबकी पसंद भाजपा बनी हुई है, बहुत बड़ी तबके की भाजपा ये बनी हुई है। इसको तोड़ने के लिए जरूरी है कि बहुकोणीय मुकाबले हों। वामन विश्राम का तो लगभग तय हो चुका है कि वो अभी तक ना कभी कोई एक छोटा सा भी चुनाव जीते हैं उनकी पार्टी, ना अभी कोई उनकी जीत पाएगी। जिन चैनलों को हम एकदम नकारते रहे हैं और जो जिन चैनलों का पूरा काम ही हमेशा इनके खिलाफ में जहर फैलाना रहा है, उनको तो इंटरव्यू देना ही नहीं चाहिए था। भले ही ऑनलाइन चुनाव हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे हों, इनको इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। एक सर्वे पेश कर देंगे, इसमें सपा की सीटें बढ़ती दिखा देंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग गदगद होकर उसका प्रचार करने लगेंगे कि देखिए सर्वे ने दिखा दिया। ये नहीं समझते हैं कि इस बहाने उसने आपकी क्रेडिबिलिटी, आपसे सर्टिफिकेट ले लिया है कि हम ईमानदारी से काम करते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं फेसबुक का नेशनल दस्तक पेज। एक बार फिर से मेरे साथ खास मेहमान है। पहले लक्ष्मण यादव थे, फिर प्रोफेसर रतन लाल थे और आज हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट महेंद्र यादव। क्या होगा यूपी में? क्या अखिलेश यादव आ रहे हैं, मायावती जी आ रही हैं, रावण आ रहा है, ओवैसी आ रहे हैं या बीजेपी आ रही है? क्या वोट बट रहा है? मैं तमाम तरह के लोगों से बात कर रहा हूं। नेता कोई अपने अपने दल की बात बताएगा, लेकिन जो पत्रकार है, जो सेफोलॉजिस्ट है, जो समाज वैज्ञानिक है, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, जनता की आवाज़ क्या है? मैं रोज़ 1000 फ़ोन उठा रहा हूं। आज तो ऐसा हो गया कि थोड़ी 10 मिनट की बहस चली, मेरे मुंह से एक असंसदीय शब्द निकल गया। एक भाई साहब ने उसको रिकॉर्ड करके फेसबुक पर डाल दिया है, लेकिन वो पूरी बातचीत सुनिए। मैं चाहता हूँ कि वो बातचीत पब्लिक डोमेन में जाए। महेंद्र यादव जी, शुक्रिया समय देने के लिए। और आप कैसे देख रहे हैं यूपी चुनाव को? क्या होगा, क्या बीजेपी आएगी या जाएगी? उत्तर प्रदेश में अभी तक जो सिचुएशन है उसके हिसाब से लगता है कि अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी तरीके से फील्डिंग जमा ली है और आएगी या जाएगी उसके लिए उस पर तय होगा कि अभी टीमें जो हैं वो बैटिंग कैसी करती हैं, बॉलिंग कैसी करती हैं, उसके आधार पर है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे तरीके से खेल रही है, अच्छे तरीके से जमी हुई है और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा स्थिति के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। बात करते हैं ओबीसी की। 50% आबादी है ओबीसी की। कितना ओबीसी का वोट अखिलेश यादव के साथ आ रहा है? नहीं, इतना तो अंदाज से लगा पाना मुश्किल है। बोलूं, आप बताइए सर। मुझे लगता है कि ये डिपेंड करेगा, सीटों के हिसाब से डिपेंड करेगा। जहाँ पे प्रत्याशी अगर ओबीसी के हैं और टिकट वितरण में जातिगत समीकरणों का सभी को अगर ध्यान रखते हैं और कोई तबका ऐसा ना हो इसमें जो उपेक्षित महसूस करे, तो फिर ओबीसी का उनको 30-40% हिस्सा आसानी से मिल जाएगा। सर एक बात बताइए, बीजेपी 100 मुसलमानों का टिकट काट देती है, 15 चौका 60 70 टिकट बनता है ना मुसलमानों का, 15% आबादी मान ले तो वही टिकट वो अति पिछड़ों को देती है, क्योंकि बीजेपी श्योर है कि हमको मुसलमान वोट नहीं करता है। ठाकुर समाज, सवर्ण समाज के हिस्से में 15% भी आबादी मान ले तो 15 चौका 60 टिकट जाता है, उसके टिकट जाता है 100। क्या सवर्ण समाज अखिलेश यादव को वोट कर रहा है? आपका क्या आकलन है? ये एक सियासी बहुत मृग मरीचिका में फंसे हुए हैं समाजवादी पार्टी खास तौर पर। इनको ऐसा लगता है कि ब्राह्मण वोट मिल जाएगा। ब्राह्मण वोट इनको मोटे तौर पर देखें तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, लेकिन जहाँ पर समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत है और ब्राह्मण कैंडिडेट है और अन्य पार्टियों से ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं है, वहां पर ही थोड़ा बहुत उम्मीद कर सकते हैं। सर, ब्राह्मण सवर्ण समाज पार्टी को वोट कर रहा है या कैंडिडेट को वोट कर रहा है? फिलहाल यूपी में जब से बीजेपी का उदय हुआ है, बीजेपी चरम पर है, वो तो मुसलमान टाइट करने के नाम पर, आरक्षण खत्म करने के नाम पर उसका परसेप्शन, उसका पहला प्रेफरेंस बीजेपी है। तो बड़ा हिस्सा ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा भाजपा को ही जाएगा। इनको वहीं पर मिल सकता है जहां पर इनका प्रत्याशी ब्राह्मण हो, तो स्थानीय आधार पर भी कुछ वोट मिलते हैं, कैंडिडेट को देखकर भी कुछ वोट मिलते हैं, तो वहां पर थोड़ा बहुत हिस्सा इनको मिल सकता है। तो 100-200 टिकट बढ़ा सवर्णों को बांट दे, 15% सवर्ण आ जाएगा वोट सर, अगर कैंडिडेट देख के वोट दे रहे हैं सवर्ण तो। देखिए, लेकिन सिर्फ सवर्णों के वोटों से तो काम नहीं चलना है ना। इनका जो कोर वोटर है उनको भी ध्यान देना है, बाकी ओबीसी का है उनको भी ध्यान देना है। सर मुसलमान तो डर से वोट देगा ही।
ठीक है, मुसलमान देगा, अगर देता है तो दे, उससे अलग बात है। लेकिन बाकी और भी समुदाय हैं और सभी की भी राजनीतिक अपेक्षाएं हैं। सभी दल अब तो अलग अलग जातियों के राजनीतिक दल बनने लगे हैं, तो उनकी भी अपेक्षाएं हैं। उनका जिनको आप नहीं करेंगे वो तुरंत ही अपना दूसरी दुकान लगा लेता है। अच्छा, ये बात आप मानते हैं कि शेड्यूल कास्ट कम से कम बीजेपी को वोट नहीं करने जा रहा है, जैसे मुसलमान नहीं करता है? मैं मानता हूं कि इस बार जो सिचुएशन है उसमें भाजपा को नहीं जाएगा दलित वोट। वो कहाँ जाएगा फिर? बहुजन समाज पार्टी को तो एक बड़ा हिस्सा जाता ही रहा है। वो बसपा के वोट में कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं आ रही है, तो बसपा को भी जाएगा। समाजवादी पार्टी को भी दलित का वोट अच्छा खासा मिलता है, तो समाजवादी पार्टी को भी मिलेगा। उनका जो गठबंधन है, जो विशाल रावण पर बनाया हुआ है, रावण का बारे में सिर्फ एक परसेप्शन है। उन्होंने कहीं अपनी कोई किसी तरीके से कोई ताकत दिखाई नहीं है, कोई संगठन नहीं दिखाया है। उनको एक मीडिया का हाइप मिला हुआ है, उसकी वजह से ऐसा लगता है। लेकिन इस तरीके से सिर्फ काल्पनिक अब नई पार्टी बना के आके कोई रावण की वजह से शेड्यूल कास्ट का वोट बीएसपी की तरफ कंसोलिडेट हुआ है। रावण शेड्यूल कास्ट के नेता स्थापित भी हुए ही नहीं है, मेरा मानना भी है। उनकी वजह से मायावती जी को तो फायदा हो रहा है ना? नहीं, मायावती जी को फायदा, रावण जो रोए, प्रकरण हुआ कि हमें बेइज्जत किया गया, शेड्यूल कास्ट को लग रहा है कि प्रेस्टीज इशू की लड़ाई का जब माहौल चलेगा तो उसमें रावण का जो पहलू रहा है, जो भी थोड़ा बहुत घटनाक्रम रहा है, ये एकदम किनारे छूट जाएंगे, एकदम ये बाहर आउटफील्ड में खड़े मिलेंगे। जो भी वोट है, दलित का वोट होगा तो सपा को मिलेगा, बसपा को मिलेगा। और चूंकि भाजपा भी अपने तरीके से दलितों का वोट लेती रही है, तो उनके बीच भी जा सकता है। बीजेपी को कितना वोट आ रहा है आप बताइए? पिछले बार 45 से ज्यादा % वोट लाके वो सरकार बनाई थी, इस बार कितना % वोट आएगा? देखिए, वास्तव में ये सवाल जो होते हैं, जो योगेंद्र यादव जैसे जो कथित सेफोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों से पूछना ज़्यादा बनता है। और मैं तो उसकी सेफोलॉजी को कोई विज्ञान मानता ही नहीं हूँ। ये तो खासतौर पर भारत में तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो इसलिए कितना % वोट मिलेगा, कितना % नहीं मिलेगा, ये इस तरीके से। तो फिर आप कैसे आकलन कर रहे हैं कि सपा आ रही और बीजेपी जा रही है? तो वो प्रतिशत के आधार पर नहीं है, वो तो जो ऑल ओवर देखने के बाद में माहौल मिलता है, कहीं कहीं जहाँ पर ज़मीन से जो रिपोर्ट मिलती है, जहाँ पर हम जाकर देखते हैं, जो माहौल बनता है, उसके हिसाब से एक हमारी ये राय है। सवन वोटों में टूट फूट होता दिख रहा है। आप फिर उसी बात को कह रहे हैं। सवन वोटों में मोटे तौर पर जो आप कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ। टूट फूट होती नहीं दिख रही है। ब्राह्मणों को ही बड़ा हिस्सा जाना है। अखिलेश यादव को वहीं पर कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा मिल सकता है, जहाँ पर इनका प्रत्याशी होगा, जीतता दिखेगा, बस। हो सकता है मैं गलत हूँ। मुझे लगता है कि जाट को छोड़ के और बीजेपी का कोई वोट कम नहीं हुआ है। अब उसको वो कैसे जोड़ेगी, वो उसके हाथ में। जाट बिल्कुल कट गया है बीजेपी से, जो पिछली बार उसके साथ था। जाट लाइन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 150 सीटें हैं, हाँ, जाटों का वोट मिलने की संभावना भाजपा को नहीं बच रही है। हाँ। लेकिन इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी, एक उसको नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठी है। अभी जो मैंने एक खबर पढ़ी इसकी, हालांकि और ज़्यादा जगह मैं नहीं देखी वो पुष्टि, लेकिन 250 जाट नेताओं की अमित शाह से मुलाकात कराई जा रही है। आज शायद हुई भी होगी या होने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी को जाट वोट नहीं मिलने वाले हैं। भाजपा इसको जान रही है, लेकिन इसका वो किसी भी तरीके से कि चलिए कितना कम से कम डैमेज हो या कुछ तो हिस्सा मिल जाए, उसकी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है वो। यानी जो तबका उसको बिल्कुल वोट नहीं मिलने वाला है, उसकी वहाँ पर भी लगातार कोशिश कर रही है। सर, हिंदू मुस्लिम वाला जो चल रहा है मामला, कितना मुझे लगता है कि आधा ओबीसी बीजेपी के साथ है अभी भी। अनुप्रिया पटेल को महत्व दिया जा रहा है, निषाद को महत्व दिया जा रहा है। जब बीजेपी जिसके पास 20 जिलों में एसपी डीएम है, बीजेपी जिसके साथ चुनाव आयोग की सारी संभावनाएं सीमित है, बीजेपी जिसके पास डबल इंजन है, केंद्र में भी और राज्य में भी, जो बिहार में हुआ था अंतिम क्षणों में जिस तरह से नतीजे आए, जिस तरह के आरोप लगे, क्या लग रहा है बीजेपी यूपी खोना चाहेगी? और जिस तरह से मायावती जी अलग लड़ रही हैं, अखिलेश अलग लड़ रहे हैं, रावण अब अलग लड़ रहे हैं, ओवैसी और बामन इस्लाम भी बड़ा फैक्टर है। SC ST OBC माइनॉरिटी का वोट तो बंट रहा है सर। कुल मिला के जितने ज़्यादा बहुकोणीय मुकाबला होगा, मेरा मानना और मेरा आकलन ये है कि उतना ज़्यादा भाजपा को नुकसान होता है। वो कांग्रेस का दौर था जब वो कहा जाता था कि कांग्रेस को हराना है तो सारे दल एक हो जाएं। अभी यहाँ पर जितने ट्रायंगुलर मुकाबले में बीजेपी को नुकसान होता है और आमने सामने के मुकाबले में फायदा होता है। हाँ, आमने सामने के मुकाबला में सर मैं उदाहरण बता रहा हूँ। दिल्ली में आमने सामने का मुकाबला होता है, बीजेपी हार जाती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वर्सेज बीजेपी होता है, बीजेपी हार जाती है। राजस्थान में बीजेपी वर्सेज कांग्रेस होता है, बीजेपी हार जाती है। जहां त्रिकोणीय मुकाबला होता है, बिहार में 3 कोना बना हुआ था, बीजेपी जीत गई। देखिए त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो जेडीएस और कांग्रेस हार गई थी सर बीजेपी।
बाद में उन्होंने सरकार बना ली, त्रिकोणीय मुकाबला हुआ ना। हाँ। तो जीती तो बीजेपी नहीं जीती थी सर, कर्नाटक में बीजेपी हार गई थी, बाद में पार्टी बदलवा के कांग्रेसियों को सरकार बना ली। सुनिए, आप उल्टा बोल रहे हैं। हाँ। त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था तो भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। मैं तो कह रहा हूं कि ट्रायंगुलर मुकाबले में बीजेपी, हाँ। लेकिन जब आगे में लोकसभा चुनाव में फिर जब जेडीएस और कांग्रेस मिलकर लड़ते हैं तो उनका सफाया हो जाता है। बिहार में जब महागठबंधन बना था, जो लोकसभा चुनाव के समय बना था, वो तो बहुत विशाल था, बहुत ज़्यादा बड़ा दिल दिखाया था इन्होंने, आधे से कम सीटों पर आ गए थे, सबको सीटें दी थी, लेकिन एकदम साफ हो गए। और जब बाद में इन्होंने इन सारे दलों को अलग कर दिया, सिर्फ कांग्रेस ही मोटे तौर पर साथ में रही, तो देखिए तेजस्वी यादव की सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ी और लास्ट में जो डाक मत पत्रों वाला और जो किस तरह की जो हेराफेरी ना होती तो उनकी सरकार भी बन जाती। और दूसरा, इन्होंने कांग्रेस को भी साथ में रखा, कांग्रेस को भी अगर हटा दिया होता या कांग्रेस को बहुत कम सीटें दी होती, कांग्रेस 40-45 में वो मान जाते अगर ये ठीक से अड़ते तो वहाँ पर सरकार उनकी बन रही थी। क्या लग रहा है? पर भी देखिए, इन्होंने देखिए कांग्रेस के साथ में तालमेल करके देख लिया, नहीं फायदा हुआ, बसपा के साथ में तालमेल करके देख लिया, नहीं फायदा हुआ। अब इनको अलग अलग ही लड़ना चाहिए। दरअसल क्या है, पूरे देश की जो मानसिकता वो ये है कि सभी दलों का कहना, अपने मतों पर, मतदाताओं पर उतना ज़्यादा नियंत्रण नहीं रह गया है कि वो कहें कि भाई ठीक है, हम आपके से बंधे हुए हैं, आपका कैंडिडेट होगा तो हम देंगे, आपका कोई सहयोगी दल होगा तब भी हम देंगे। तो मान ले सर कि वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, आप खड़े हो रहे हो तो हम आपको वोट दे देंगे, आप खड़े नहीं हो रहे हो, कोई और खड़ा हो रहा है तो फिर किसको देना है वो हम तय करेंगे। अगर मान ले परसेप्शन। और दूसरी बात ये है इसमें कि और ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जहाँ अपना प्रत्याशी है या हमारे पसंदीदा दल का है उसको हम दे देंगे, अगर वो नहीं है तो सबका वोट भाजपा को चला जाता है। ये बहुत बड़ी फैक्टर है। भाजपा बहुत बड़ी संख्या में पहली प्राथमिकता वो नहीं है लोगों की, लेकिन दूसरी प्राथमिकता पे नंबर 2 में सबकी पसंद भाजपा बनी हुई है, बहुत बड़ी तबके की भाजपा ये बनी हुई है। इसको तोड़ने के लिए जरूरी है कि बहुकोणीय मुकाबले हों। एक परसेप्ट, बिल्कुल। मैं ये एक नया एंगल दिया है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बहुजन समाज के पत्रकार हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं। मैं इससे थोड़ा सहमत होने लगा हूं कि अगर बाइपोलर मुकाबला होता है, बहुत सारे दल लड़ते हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी को जो थोड़ा थोड़ा वोट सब SC ST OBC का मिलता है वो रुक जाए मिलना, और सिर्फ सवर्णों का वोट पार्टी बनकर बीजेपी रह जाए, तो फिर बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सपा, बसपा, RJD ये सब जो है वो सबसे ज़्यादा कोर वोटर वाले संगठन है और पार्टियां हैं, सबसे ज़्यादा आबादी वाली पार्टियां हैं। सर मैंने एक परसेप्शन होता है, जैसे अभी सेंगर वाला जो मामला है, जो उन्नाव में जो रेप विक्टिम की माँ को टिकट मिला, अखिलेश जी ने कहा कैंडिडेट नहीं देंगे। जो डैमेज कभी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा वहाँ कैंडिडेट देगी अखिलेश यादव, देंगे। सपा ने कह दिया ना कि हम कैंडिडेट नहीं देंगे कांग्रेस के खिलाफ, जो कांग्रेस ने वहाँ रेप विक्टिम की माँ को टिकट दिया है। कब कहा? एक ये देखिए, ये संभवतः कांग्रेस की तरफ से किसी ने गेम खेला है। ये खबर कहीं से कोई भी नहीं थी, किसी भी नेता का बयान नहीं था, ना कांग्रेस की तरफ से बयान था। द क्विंट ने एक खबर छापी और इसमें किसी का रेफरेंस नहीं दिया, कब कहा अखिलेश यादव ने, कहाँ बोला, ये कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ कह दिया कि अखिलेश यादव ने कहा है कि वो कैंडिडेट नहीं देंगे। कहाँ बोला, कैसे बोला, कोई उन्होंने उसके बारे में रेफरेंस नहीं दिया। उसके बाद में जब उसको सोशल मीडिया पर हमने उठाया और बहुत तरीके से हाईलाइट किया उस बात को, तब उन्होंने फिर रात में एडिट करके फिर आशा सिंह के हवाले से, यानी जो पीड़िता है, कि उन्होंने कहा कि उनको ऐसा बताया है। उनको किसी ने नहीं बताया, उनको क्विंट ने ही बताया था। चलिए, अच्छा, एक परसेप्शन की लड़ाई होती है राजनीति। जैसे चंद्रशेखर ने कहा कि हमको सम्मान नहीं मिला, कह के समझौता नहीं किए, 2 सीट दे रहे थे। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम 2 सीट देने के लिए तैयार हैं, वो आ जाए। अगर चंद्रशेखर जिस तरह से योगी को चैलेंज कर रहे हैं, अगर अखिलेश कह दें कि हमारा समर्थन है चंद्रशेखर को, तो एक परसेप्शन की लड़ाई वो जीत जाएंगे। नहीं, इसमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इनके लिए बेहतर ये है कि जो योगी की सीट है उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। सीधे सीधे कोई रेप पीड़ित वाला परिवार हो या कोई एनकाउंटर पीड़ित वाला परिवार हो, और चाहे कोई इन्हीं की जात बरादरी वाला हो, उसको वहाँ पर टिकट दे दें और उसको सीट को बिल्कुल हाई प्रोफाइल ना बनाएं। भाजपा की कोशिश है लगातार कि उस सीट को लगातार हाई प्रोफाइल बनाया जाए ताकि उसके आसपास भी उसका फर्क पड़े। उस सीट को उनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। योगी को हराना प्राथमिकता होनी ही नहीं चाहिए। प्राथमिकता भाजपा को बहुमत पाने से रोकने की होनी चाहिए। योगी को मुख्यमंत्री पद से बनने से ना बन पाए, प्राथमिकता ये होनी चाहिए। एक सीट हारने जीतने का कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा, ये एक जो यूथ, मुस्लिम यूथ है, वो कह रहा है रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। 15% आबादी है मुसलमान
मुसलमानों की, ओवैसी फैक्टर आपको दिख रहा है? अब बावन मिश्राम ने गठबंधन किया उनके साथ। बामन मिश्राम का तो लगभग तय हो चुका है कि वो अभी तक ना कभी कोई एक छोटा सा भी चुनाव जीते हैं उनकी पार्टी, और ना अभी कोई उनकी जीत पाएगी, इसलिए उनका तो कोई चर्चा का कोई मतलब बनता नहीं है। और अगर वैसे देखा जाए तो लीजिए, उनसे तो अखिलेश यादव ने बात ही नहीं की, तो उनका तो और भयंकर और भारी से भारी अपमान हो गया फिर तो इसलिए उनका कोई मायने नहीं रखता है। उनका ओवैसी का है ये एक तबका उस तरीके का जो तबका इस तरह की मानसिकता का है कि जो अगर आप हिंदू हैं तो आपको भाजपा को या आरएसएस को सपोर्ट करना चाहिए, उसकी तर्ज पर ये इनका एक आग्रह हो रहा है। लेकिन जो वहाँ की जो समस्याएं हैं, कहने के लिए ये कह सकते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, या हमें क्या नुकसान होगा, योगी फिर से आ जाएगा। जितनी तरीके से इनको एक हर आदमी जो असुरक्षित महसूस करने लगा है, कभी भी किसी की मॉब लिंचिंग हो जाती है ट्रेन में, कभी भी किसी का टिफिन खाना चेक हो जाता है, किसी के वो सारी प्राथमिकताएं जैसे चुनाव का माहौल बनेगा तो ये जो बाहरी जो उम्मीदवार आए हैं, जो बाहर से जो आए हैं या बाहर की जो पार्टियां आई हैं, इनका ये मैदान से पूरे हट जाएंगे। योगी टीआरएस के तेलंगाना के बारे में बात करें तो ये बात लोगों को मालूम नहीं है, ये वहाँ पर सरकार में भले शामिल हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में टीआरएस ने भी ओवैसी की पार्टी से तालमेल नहीं किया था। इनके 8 या 9 जो कैंडिडेट खड़े हुए थे, यूपी सर मुस्लिम बहुल 15% मुसलमान, सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की जिन सीटों पर वो तेलंगाना में खड़े होते हैं, उससे ज़्यादा मुसलमान कौन सी सीट पर है उत्तर प्रदेश में? लेकिन पूर्वांचल में बिहार में उन्होंने पूर्वांचल में सीमांचल के इलाके में सीटें जीती हैं सर। ओवैसी ने 4 सीटें आई हैं उनकी, और अखिलेश का तेजस्वी का खेल खराब हुआ था वहाँ, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। जिस तरीके से अगर ये उन्होंने डाक मत पत्रों वाला मामला पहले से क्लियर करा लिया होता, जो अखिलेश को करा लेना चाहिए, अभी लोगों को उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चुनाव आयोग से मांग उठानी चाहिए कि भाई अभी आप एकदम क्लियर कर दो कि डाक मत पत्रों की गिनती पहले होनी है या बाद में, ये चीज इनको तो वो मतलब आपको लग रहा है महेंद्र जी की अखिलेश को मुसलमानों से भी फर्क नहीं पड़ रहा है, दलितों से भी फर्क नहीं पड़ रहा है, सवर्ण उनको वोट दे रहा है, सरकार बना लेंगे। दलित तो वोट करेंगे, दलितों का ठीक ठाक हिस्सा इनको भी मिलेगा, जितना मिलता रहा है उतना मिलेगा, उससे थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, और सवर्णों का नहीं मिलेगा। लेकिन सवर्णों का देखिए अब तो मतलब अखिलेश सवर्णों को 100 टिकट दें, अखिलेश सवर्णों को 100 टिकट दें, लेकिन मेश्राम और ओवैसी और रावण नहीं चलेगा। जो बात मैं बार बार समझा चुका हूँ, उसका डिटेल में बारीक भी आंसर दे चुका हूँ उसको आप फिर सुनना चाहते हैं? मतलब वोट दे मुसलमान दलित और टिकट जाए सवर्णों के खाते में। मैं तो बता ही रहा हूँ कि इनको एक ये मृग मरीचिका बनी हुई है, इनको लगता है कि ब्राह्मणों का वोट जरूरी है। मृग मरीचिका शब्द का मैं इसी इंटरव्यू में 2-3 बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, और मृग मरीचिका का इस्तेमाल कोई पॉजिटिव इस्तेमाल, मृग मरीचिका का मतलब होता है पॉजिटिव, इसका अर्थ नहीं होता है इतना, मैं समझा दे रहा हूं। मृग मरीचिका का अर्थ होता है, समझ लीजिए, जब आप कड़ी धूप हो, बैसाख की जब धूप हो और सड़क पर आप जाते हैं तो आपको दिखेगा कि पानी है आगे, लेकिन वहां लू चल रहा होता है। मतलब धोखा एक तरह का, जैसे मिर्ग जो था, मिर्ग मरीचिका, मरीचक, और वो महाभारत से भी वो कंसर्न है, तो ये मुहावरा है। और लेकिन तो अखिलेश धोखे में है, उनको मिर्ग दिख रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 100 टिकट ब्राह्मणों को देंगे, 100 की 60 टिकट देंगे। 60 उतना तो मैं काउंट करके बता दूंगा सर, चुनाव में जैसे देखिए अगर 60 मिलते हैं तो 60 में और 100 में तो अंतर होगा ना, फिर तो 60 टिकट डिजर्व कर सवर्ण समाज उतना डिजर्व तो नहीं करता है। बताइए सर, बीजेपी जैसी पार्टी अनुप्रिया को और निषाद को डिजर्व नहीं, जब डिजर्व नहीं करता है तो क्या कर दिया जाए भैया, लेकिन जब वो देना चाहते हैं, देखिए दरअसल दिक्कत है कि समाजवादी पार्टी ने, ठीक है बहुजन समाज पार्टी से 2 बार तालमेल किया, लेकिन ये समाजवादी पार्टी है, ये उस तरीके से ब्राह्मणों की विरोधी कभी रही नहीं। उससे आप अगर अपेक्षा करेंगे तो गलत करेंगे। समाजवादी पार्टी को एक बात बताइए की जो उत्तर प्रदेश में ही देखें अगर, तो एक तरीके से ये पार्टी ब्राह्मणों की बनाई हुई रही है। तो ये बहुजन समाज पार्टी से तालमेल होने का मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने विचारधारा की ब्राह्मण भले इसको या भाजपा भले इसको सपा बसपा को, या हम लोग जो पत्रकार लोग सपा बसपा को एक तराजू में तौल देते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी नहीं है। फिर अब तो बहुजन समाज पार्टी भी ब्राह्मणों को उस तरीके से अलग नहीं करती है। अच्छा, वहीं पर सवाल है मेरा। मायावती जी की सरकार बनी थी, खबर फैलाई गई सोशल इंजीनियरिंग, ब्राह्मणों ने सरकार बनाई। फिर अखिलेश की सरकार आई, फिर वही चला, ब्राह्मण लॉबी, सोशल इंजीनियरिंग की सरकार आई। बिल्कुल होगा, मतलब सरकार किसी की बने, अखिलेश अगर आ जाएंगे तो भी ब्राह्मणों का क्रेज। बिल्कुल इस बार भी अगर सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण उसका क्रेज ले जाएंगे। लेकिन वोट दे रहा है SC ST OBC माइनॉरिटी।
वोट तो वही दे रहा है, बिल्कुल। तो ये तो सर बहुत बड़ा झोल है ना। ये बहुत बड़ा झोल है ही। हाँ। लेकिन अब क्या किया जाए, ये इस तरीके से माहौल बना लेते हैं और सारा मीडिया उनके उस पक्ष में रहता है। और अब ये भी देखिए कि जो भी इलेक्शन सर्वे होते हैं, चाहे वो एग्जिट पोल हो या प्री ओपिनियन पोल हो, उनको तो बहुत ही अवैज्ञानिक होते हैं। और सर्वे तो आजकल ये होते ही नहीं है, सब कमरे में बैठ के तैयार कर दिए जाते हैं। उससे ज़्यादा एक्यूरेट सर्वे में तो भी सर्वे तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन अपना आकलन में पेश कर देता हूँ, वो रहता है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो भी है। लेकिन ये बाकी मीडिया जो तरीके से माहौल बनाता है, तो उससे ये क्रेडिट ले जाते हैं। और हमारे चूँकि ये इन नेताओं के जो ऑफिस है या उनके जो नेताओं के जो करीबी हैं, जो उनका दायरा है, जो उनके रणनीतिकार हैं, उसमें चूँकि ब्राह्मणों का और उच्च जाति के लोगों का एक बड़ा हिस्सा रहता है, तो वो अब जो हमारे साथ के लोग जो रहेंगे और जैसा वो सोचेंगे, उसका हमारी विचारधारा पर और हमारी सोच और समझ पर फर्क पड़ेगा। तो इस वजह से ये नेता भी हमारे मान लेते हैं कि हाँ भाई, ब्राह्मणों ने हमें वोट दिया है। अब मान लेते हैं। अब उनके भाई, मतलब एक ब्राह्मण सब पर भारी। अगर भाई कोई नेता जिसकी सरकार बनी है वो बैठा हो, उसके सामने कोई ब्राह्मण ये साबित करे कि हमने ब्राह्मणों ने कैसे वोट दिया, उसके सामने समझाने के लिए, काउंटर करने के लिए हम हों या आप हों या कुछ और ऐसे लोग हों, तब तो संतुलित उसकी आवाज़ पहुंच पाएगी। अच्छा, मीडिया को अखिलेश जो हैंडल कर रहे हैं ठीक है, या अभी भी मतलब ये और काउंटर करने की, क्योंकि किसानों ने मीडिया को काउंटर किया, किसान जीत गए। मीडिया को जिस तरह से अब सॉफ्टली ले रहे हैं अखिलेश यादव, अंजना ओम कश्यप के बाद, इनको तो जिन चैनलों को हमने एकदम नकारते रहे हैं, और जो जिन चैनलों का पूरा काम ही हमेशा इनके खिलाफ में जहर फैलाना रहा है, उनको तो इंटरव्यू देना ही नहीं चाहिए था। भले ही ऑनलाइन चुनाव हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे हों, इनको इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। मेरा मानना तो ये है। उनको देखिए, ये भाव बढ़ा रहे हैं, वो अभी कोई एक सर्वे पेश कर देंगे, इसमें सपा की सीटें बढ़ती दिखा देंगे, तो समाजवादी पार्टी के लोग गदगद होकर उसका प्रचार करने लगेंगे कि देखिए सर्वे ने दिखा दिया। ये नहीं समझते हैं कि इस बहाने उसने आपकी क्रेडिबिलिटी, आपसे सर्टिफिकेट ले लिया है कि हम ईमानदारी से काम करते हैं। और जब चुनाव का समय आएगा, जब वोटिंग का समय आएगा, तब ये फिर भाजपा को दिखा देंगे। तब आप ये लोग फिर ये नहीं कह पाएंगे कि नहीं यार, चैनल तो बिक गया। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। राजा भैया समाजवादी पार्टी के सबसे कर्मठ नेता थे साहब, सबसे कर्मठ है। और वो छोड़िए, भाटिया जी के वो अग्रवाल साहब सबसे कर्मठ सांसद थे। सवर्ण समाज के लिए पार्टी बदलना बड़ा आसान होता है। आज आरपीएन सिंह क्या लग रहा है, कुशवाहा समाज से आते हैं, बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो बीजेपी में जा रहे हैं। नहीं, कुशवाहा है वो। क्या संकेत है? सैंथवार बताया गया है, सैंथवार कुर्मी बताया गया है। क्या लग रहा है कि मतलब ओबीसी अभी भी है बीजेपी के साथ? नहीं, ओबीसी का हिस्सा तो है बीजेपी के साथ में। भाई बीजेपी ऐसा तो नहीं है कि चुनाव में एकदम 10-20-25 सीटों पर सिमट के आ रही हो। अगर जो हम लोगों का आकलन है वो सही भी बैठता है, तो वो आकलन यही है कि भाजपा सत्ता से हट जाएगी। ऐसा थोड़ी है। लेकिन अगर उसके अगर 150 भी या 250 भी अगर विधायक जीतते हैं, तो जाहिर है कि तमाम तबकों के उसको वोट मिल रहे हैं। तो एक संभावना है, जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, जैसे कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनी, क्या लग रहा है सवर्ण अगर सपा बसपा में भी जीत के आते हैं तो हो सकता है वो बीजेपी में चले जाए। उनके लिए आसान होता है स्विच करना। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में, सवर्ण समाज के लिए आसान होता है जंप करना। भारतीय जनता पार्टी हमेशा, और ख़ासतौर पर जो हाल फिलहाल के चुनाव हुए हैं, उसमें इसी एजेंडे पर काम करती है कि जहां चुनाव अगर हारते दिख रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हार जाइए। लेकिन वो उसके बाद में जो अपना प्लान भी करते हैं, तो उसमें जो सहयोगी दल होंगे, वो जो छोटे दल होंगे, वो जो जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पार्टी का नेतृत्व काम नहीं करता है उनको, या फिर जो जैसे कि आपने कहा जातियों की बात की, ब्राह्मणों के या जो सवर्णों के हैं, उनको खींच के फिर अपनी सरकार बना ली जाए। यानी जो प्रत्याशी हमारे टिकट पर नहीं जीत पा रहे हैं, भाजपा के टिकट पर नहीं जीत पा रहे हैं, तो उनको ठीक है, किसी और पार्टी के टिकट पर जीत जाने दीजिए और बाद में उनको आराम से ले लिया जाए। और जैसे कर्नाटक में भी हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है इनको तो, और बिहार में भी वही उसी तरीके से हुआ ही है। चलिए, मैं एक बात पर ख़त्म करूंगा, आप लोग की क्या राय है इस पर बताइएगा। बीजेपी 15% मुसलमानों को दरकिनार कर चुनाव लड़ती है, और वो जो टिकट बचता है 50-60, वो अति पिछड़ा में बांट देती है। अगर ओबीसी वाली पार्टियां, जो ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, अगर वो सवर्णों के बदले, मेरी राय है, एकदम निजी राय है, मैं कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी मिलता हूं, अगर वो टिकट जो सवर्ण समाज को जाता है
सपा से या बसपा से, अगर वो टिकट पिछड़ी जातियों में दे दिया जाए, थोड़ा मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए, शेड्यूल कास्ट को रिजर्व के बाद थोड़ा जनरल पर भी लड़ाया जाए, तो मुझे लगता है ये चमत्कारी कदम होगा। मान्यवर साहब ने प्रयोग किया था और वो लोग सफल भी हुए थे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, न मैं किसी दल का हूँ, न मैं किसी पार्टी का हूँ, मेरी चिंता इस संविधान के प्रति। आप सब लोगों को 26 जनवरी की अग्रिम संध्या, पूर्व संध्या पर आपको बधाई, संविधान दिवस की बधाई, डॉक्टर अंबेडकर की बधाई। सोचिए, भारत तब भी भारत होता अगर ऐसा संविधान नहीं होता, तो SC ST OBC माइनॉरिटी के हक सुरक्षित नहीं होते। सोचिए कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसी को गणतंत्र दिवस कहते हैं, और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप लोग को, सब लोग को बधाई। बाबा साहब, अगर आपने संविधान में हमारे लिए प्रावधान नहीं किया होता तो हम आज बोल नहीं रहे होते। 2000 सालों तक किस तरह से जाति के नाम पर प्रताड़ित किया गया है। काश SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता इसको समझे और कम से कम संविधान को ही इम्प्लीमेंट करवा दे वो। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। संविधान और बाबा साहब को जरूर याद रखिए। सर, आप कुछ कहेंगे? बस गणतंत्र दिवस जो है उसको उसकी मूल भावना के से ज़्यादा जोड़ के देखा जाए, उसकी मूल भावना है उसको व्यवहार में उतारा जाए। और जो हमारे लोकतंत्र में जनता के पास में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता जितना महिमा मंडित कर दिया जाता है। सिर्फ एक वोट होता है और उसमें उसका सही तरीके से सदुपयोग करें। बस एक इसमें जो चुनाव का भी माहौल है उसको देखते हुए सिर्फ यही है कि अपने वोट का एकदम सही इस्तेमाल करें। जो आपके हितों को सबसे ज़्यादा सुरक्षित जहाँ पर आपके लग रहे हों उनको कीजिए। बहुत ज़्यादा 24 कैरेट खरा कोई उम्मीदवार, कोई 24 कैरेट खरा कैंडिडेट या कोई पार्टी ये होगी, वो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। हम और आप हैं की तरह ही राजनीतिक पार्टियां भी हैं, उनके अंदर कमियां भी हो सकती हैं, तो उन्हीं में से हमें चुनना होता है। तो उन्हीं में से चुने। शिकायत आप जल्दी ही SC ST OBC माइनॉरिटी के तमाम बड़े नेता, चाहे ओवैसी हो, बावन मेश्राम हो, अखिलेश जी हो, मायावती जी हो, या फिर तमाम पार्टी राजभर हो, मौर्य हो, सबका इंटरव्यू करने की कोशिश करूंगा। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, इसलिए हमारी मजबूरी को भी समझिए। एक सवाल ले लेते हैं सर लास्ट में, बीजेपी आ जाएगी तो क्या खतरा है SC ST OBC माइनॉरिटी को? भी तो चुनाव जीत कर आती है। बीजेपी आ जाएगी तो देखिए, एक तो चूँकि उत्तर प्रदेश में आ जाएगी तो जाहिर है केंद्र की सरकार को भी और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो जो इनका एजेंडा रहा है CAA NRC वाला, वो आगे रहेगा। लगातार जो पशुओं को और ख़ासतौर पर गौ पालन को जो खतरा हो गया है, गायों की जो कुछ समय अगर यही सब चलता रहा तो इनकी नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी। गाय पालने को कोई तैयार नहीं है आज की डेट में। आवारा पशुओं की भरमार हो गई है, क्योंकि आप लोग ना पाल सकते हैं, ना उनका कुछ निराकरण किया जा सकता है, वो रहेगी। नौकरियों के बारे में आप एकदम ही भूल जाइए। जो भी नौकरियां रहेंगी, थोड़ी बहुत रहेंगी, वो सिर्फ इनके लोगों को RSS के थ्रू के जरिए होंगी और सिर्फ सवर्णों को ही मिलेंगी। आपके कानून हुआ या पुलिस हुआ, वो आपकी सुनवाई बिल्कुल नहीं करेगी। अभी आप सामान्य चले जा रहे हैं, वो ठीक है, कल के दिन कहीं कोई झगड़ा हो जाए, कहीं कोई हमला कर दे, तब इन सब बातों का पता लगता है। तो वो आपके लिए एक तरीके से दरवाजे उसके एक तरीके से बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और ऑल ओवर जो RSS की सोच रही है कि देश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा गरीब रखना है, उसकी दिशा में ये लगातार आगे बढ़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के साथ में ये खास तौर पर देखा गया है कि इनकी जो नीति है वो ये है कि जो भी तबका इनको सबसे ज़्यादा वोट देता है उसकी ही सबसे ज़्यादा पिटाई करते हैं। इसमें सभी तबके, यानी बनियों की तो बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती रही है, बनियों का तो बहुत बड़ा समर्थन रहा है, लेकिन सारे छोटे दुकान वालों को उन्होंने जिस तरीके से परेशान किया है और जिस तरीके से कमर तोड़ दी है, वो उनको अभी एहसास भले ही ना हो रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। खुद ब्राह्मणों के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक है। लेकिन चूंकि ब्राह्मणों को इनके की जो यहाँ की सोच है वो एक इस तरह की रही है कि हाँ भाई नौकरी हमें चाहे मिले चाहे ना मिले, लेकिन बाकी SC ST OBC ये अपने जो सदियों पुरानी जो इनकी पोजीशन थी वहाँ पर पहुँचते देखें तो वो अपने आप को संतुष्ट मान लेता है। बाकी देखा जाए तो आर्थिक के रूप से और रोज़मर्रा की कठिनाइयों के हिसाब से सभी की कठिनाइयाँ लगातार बढ़ने वाली हैं। ब्राह्मणों के मर्डर भी खूब हुए, लेकिन उनको अब वो इस तरीके से मुआवजा देके और वो कर देते हैं कि जिन परिवार के लोग मरे हैं वो खुद भाजपा के पक्ष में लगातार खड़े हैं, मजबूती से खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए यही सब जो लगातार होता रहा ये बहुत और ज़्यादा तेज़ी से होगा
और देश काफ़ी पीछे छोड़ेगा। देश से जितना भी रहेगा, जो SC ST OBC का समाज है, जो माइनॉरिटी का समाज है, इसके लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। चलिए, तो मैं 2 लाइन पर ख़त्म करूंगा। अपने ही लोग की आलोचना करना, अपने ही लोग को नीचा दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, पिछड़े समाज का स्वभाव है। और इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं, मैंने आज तक SC ST OBC माइनॉरिटी के उन नेताओं की भी आलोचना नहीं की है जो बीजेपी में है, क्योंकि उनकी आलोचना करने के लिए हज़ारों टीवी और अखबार है। मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीति में डाइवर्सिटी ज़रूरी है। बीजेपी के खिलाफ यूपी में नेता नहीं, जनता लड़ रही है। जनता को लगता है, जो बहुजन समाज है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, वो चाहता है कि किसी कीमत पर बीजेपी ना आए। देखते हैं 10 मार्च को क्या होगा। पूरी बातचीत कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ याद कर लीजिए, जिन नेताओं को सवर्ण गाली दे, वो समझिए आपके सबसे ज़्यादा पक्ष में काम करता है। चाहे वो लालू यादव हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे कांसी राम हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे शिबू सोरेन हो। ये गांठ बांध लीजिए, ये सबसे अंतिम सत्य है। शुक्रिया, आप लोग की प्रतिक्रिया भी बहुत जरूरी है। जो लोग भी मेरे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।